हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग शुरुआत क्या करने वाले हैं और इस क्लास के एंड तक हम क्या क्या टॉपिक कवर कर लेंगे। तो हम लोग इस क्लास के एंड तक रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, उसके बाद रिसोर्स रीच वर्सेस रिसोर्स पुअर रीजन, रिसोर्स रीच वर्सेस रिसोर्स पुअर रीजन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रिसोर्स प्लानिंग से। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लानिंग क्या है। व्हाट इज प्लानिंग? सो प्लानिंग एक प्रकार से कहा जाए तो वो एक एक्शन है। एक एक्शन है कि हम एक्शन का शेड्यूल करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करने का एक वे ड्रॉ आउट करते हैं जहां से हम इस एक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। अब सपोज कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, सपोज मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मान लो कि मुझे एग्जाम क्रैक करके इंस्पेक्टर बनना है। तो इंस्पेक्टर बनने के लिए मुझे एग्जाम करना है। सपोज मैं एसएससी सीजीएल को लुक आउट कर रहा हूँ, सीजीएल एसएससी सीजीएल में अगर देख रहा हूँ, ठीक है। अगर एसएससी सीजीएल मुझे क्रैक करना है तो मुझे सबसे पहले कैसे प्लान करूंगा, ध्यान समझना। अगर मुझे एसएससी सीजीएल को क्रैक करना है, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी माई फर्स्ट स्टेप? व्हाट विल बी माई फर्स्ट स्टेप? मेरा पहला स्टेप क्या होगा? एग्जाम को आइडेंटिफाई करूंगा, एग्जाम को आइडेंटिफाई करूंगा, एग्जाम के पैटर्न को समझूंगा, एग्जाम के पैटर्न को समझूंगा ना कि एग्जाम किस चीज का है, उसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से मुझे पढ़ने होंगे, मैं ये समझूंगा कि अगर जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा हूं तो इनका वेटेज क्या है, इनसे क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। फिर मैं ये देखूंगा कि कौन से सब्जेक्ट पे किस सब्जेक्ट पे मैं कितना टाइम अलॉट कर रहा हूं, कितना टाइम दे रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे 60 डेज में करना है, 90 डेज में करना है, 120 डेज में करना है, या फिर मुझे 1 ईयर में कंप्लीट करना है। ये टारगेट मैं सेट करूंगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये टारगेट सेट करूंगा एंड देन आफ्टर इस टारगेट के अकॉर्डिंग मैं एक्शन करूंगा कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये होता है प्लानिंग। ये बेसिकली क्या है? इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। अच्छा, मान लो कि मैंने प्लान कर लिया और मैंने एग्जीक्यूट भी किया, तो क्या मैं सक्सेस होगा? हाईली चांसेस हो जाएगा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। मैक्सिमम मैं कहूं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होगा कि मैं अपने प्लान में सक्सेस हो जाऊं। सक्सेस होने का हाई चांसेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, आइए समझते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है। एनसीईआरटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है रिसोर्सेज का साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और जुडिशियस यूज करना। कैसा यूज? साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और जुडिशियस। ये तीनों को समझते हैं, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और जुडिशियस। इन तीनों का क्या मीनिंग है एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस तीनों का क्या मीनिंग है पर्सनली एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। चलिए, साइंटिफिक मतलब कि एक कहा जाए कि साइंटिफिक मतलब क्या हम विज्ञान के तरीके से नहीं, साइंटिफिक मतलब कि एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, आइडेंटिफाई करके कि हमें कब किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हमें कब कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है और कितना यूज करना है।
ठीक है, जैसे मुझे अगर वाटर चाहिए तो वाटर कौन सा, कहाँ से वाटर यूज करूंगा? अगर इरिगेशन के लिए तो मैं रिवर वाटर भी ले सकता हूँ। ड्रिंकिंग के लिए मैं नॉर्मल जो हमारे कल से या नल से वाटर आ रहा है उसका यूज करूंगा। तो अलग अलग तरीके से मैं साइंटिफिकली उसको देख सकता हूँ। सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर। प्रॉपर क्या? प्रॉपर सिस्टमैटिक करने का मतलब कि आपको उस चीज का एक सिस्टम होना चाहिए। एक्सेस यूज नहीं, वेस्ट नहीं करना है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर 10 लीटर पानी में काम चल जा रहा है तो मैं 15 लीटर यूज नहीं करूंगा। मैं 15 लीटर यूज नहीं करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं किसी काम को एक प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूं, जैसे मान लो मैं खेती कर रहा हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, फार्मिंग में मुझे स्प्रिंग सिस्टम या फिर रेन इरिगेशन कर सकता हूँ, तो मैं रेन सिस्टम इरिगेशन करूंगा जिसमें ड्रॉपलेट का यूज कर सकता हूँ, ड्रॉप का यूज कर सकता हूँ अपने इरिगेशन के लिए। मैं डायरेक्टली वाटर को ड्रेन नहीं कर दूंगा अपने खेतों में। अगर मेरे पास वो सिस्टम है तो मैं वैसे ही जाऊंगा ताकि वाटर सेव हो। जुडिशियस मतलब कि मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कौन से रिसोर्सेज को कहां पे और कितना यूज, क्वांटिटी और क्वालिटी, और कहा जाए तो क्वांटिटी क्वालिटी और हाँ इन्हीं दोनों पे मेनली। और तीसरा अगर मैं कहूं तो प्रिसीजन, कि जो भी मैं रिसोर्सेज यूज करूं वो प्रिसाइज हो, ये ना हो कि उसमें वेस्ट हो जाए। अगर मान लो कि मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं चाहूंगा कि इस 1000 रुपए का प्रॉपर यूज करूं। ठीक है, मैं इस 1000 का प्रॉपर, ये ना कि 1000 का सिर्फ चलो ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 1000 रुपए सपोज मेरे पास, और मुझे एक कोई स्टडी के लिए कुछ रिसोर्सेज लेने हैं। ठीक है, मार्केट से मुझे बुक्स वगैरह लेने हैं। तो मैं चाहूंगा कि 1 महीने का, 1 मंथ का मैं ऐसा प्लान बनाऊं कि मैं 1 महीने पढ़ने लायक कुछ चीजें ले सकूं। जैसे सपोज मेरे पास कुछ बुक्स आ जाए इस 1000 रुपए में, कॉपी आ जाए, थोड़ा सा पेन भी ले लूं मैं। ठीक है, और भी चीजें जैसे जिस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी पे है, तो मैं उस तरीके से इसका जुडिशियस यूज कर पाऊं। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब है रिसोर्सेज का साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और जुडिशियस यूज करना ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन की नीड पूरी हो सके। क्यों ऐसा करना है? ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन की नीड पूरी हो सके, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके, तो चलिए एक और बात समझते हैं। क्या रिसोर्सेज होना सिर्फ इंपॉर्टेंट है? क्या रिसोर्सेज होना सिर्फ इंपॉर्टेंट है? रिसोर्सेज तो है। मान लो मेरे पास 10 बीघा जमीन है और मैं मस्त इंसान हूं और मेरे पास 10 बीघा जमीन है, तो क्या वो 10 बीघा जमीन होना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नहीं। तो सिर्फ रिसोर्सेज होना एनफ नहीं है, उसका सही प्लान के साथ यूज करना, प्रॉपर प्लान के साथ यूज करना, यूज भी उसका क्या है? इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टेट के पास बहुत सारा कोल है। मान लो कि किसी स्टेट के पास क्या है? बहुत सारा कोल है। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के कोल का कंटिन्यूसली माइन कर रहा हो, तो मान लो इस कोल की माइनिंग हो रही है, बिना प्लानिंग का माइनिंग चल रहा है, खदान से कोल निकल रहा है। ठीक है, तो करते रहेंगे तो क्या कुछ सालों बाद कोल खत्म हो जाएगा? तो इस माइनिंग का कुछ सालों बाद कोल एंड हो जाएगा ना, दी एंड हो जाएगा। अब जब कोल खत्म हो जाएगा तो इसके पास रिसोर्सेज नहीं बचेगा। रिसोर्सेज नहीं बचेगा तो इसके डेवलपमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर ये अगर सिर्फ कोल पे डिपेंडेंट होगा तो फिर ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा ज्यादा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए रिसोर्सेज की क्या जरूरी है? प्लानिंग जरूरी है। इसीलिए रिसोर्सेज की प्लानिंग जरूरी है। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और समझते हैं, और समझते हैं क्या समझा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और समझते हैं। Why resource planning is necessary? Why is resource planning why is resource planning? देखो पता है, समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरा जो पेन है ये मेरे साथ फिरकी ले रहा है। Why is resource planning necessary? समटाइम्स ये दिक्कत करता है। डोंट वरी, चार्ज है पेन में, पूरा भरपूर बैटरी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी? तो इसके कुछ
रीजन से। पहला रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां से क्लास के वो पोर्शन चालू हो रहे हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है? ओवर यूज। दूसरा क्या है? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीनों को समझते हैं अच्छे से। तीनों को क्या करते हैं? अच्छे से समझते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? अब एक बात समझना, हर जगह रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ एरियाज मिनरल रिच होते हैं, कुछ एरियाज फर्टाइल सोयल से रिच होते हैं, कुछ एरियाज वाटर रिसोर्स में रिच होते हैं। यानी कि कुछ एरियाज में क्या होगा? मिनरल होगा। कुछ एरियाज में क्या होगा? मिनरल होगा। कुछ में वाटर होगा। कहीं पर हमारा कोल होगा। कहीं पर हमारा सोयल अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरियाज हैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे इक्वल अमाउंट में या एक ही जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और जब एक ही जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज को हम लोग कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। उसके बाद ओवर यूज, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। जिसको पानी 20 लीटर की जरूरत है वो पानी 100 लीटर यूज कर रहा है। गांव में चले जाओ, पानी बह रहा है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के बहाए जा रहे हैं लोग। खेती अगर 1000 लीटर में हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो लोग वहां पे 10,000 लीटर यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से उनका वाटर आ जा रहा है नॉर्मली, थोड़ा सा पैसा लग रहा है और पूरे खेत को भिगा दे रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये वाटर जो है अल्टीमेटली ग्राउंड में जाएगा, बट उसका यूज क्यों करना, वेस्ट क्यों करना? जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, कोई बात नहीं। इससे रिसोर्सेज रैपिडली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। किससे? ओवर यूज से। ओवर यूज करोगे तो रिसोर्सेज तो खत्म होंगे ना। उसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग के फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को सेव करती है। रिसोर्सेज प्लानिंग अगर मैं अच्छे से प्लान करूंगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी फ्यूचर के लिए सेव कर पाऊंगा। तो रिसोर्सेज प्लानिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करती है। और जब फ्यूचर के लिए मैं सोच रहा हूं तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके से यहां पे समझोगे। पहले नंबर रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी है। पहला नंबर क्या है? रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी है। रिसोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग जगहों पे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग कहेंगे। वेरिएशन है, रीजन से अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ एरिया सेल्फ सफिशिएंट है तो वो ओवर यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवर यूज कर रहे हैं। जहां पे रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट है वहां पे ओवर यूज कर रहे हैं। और कुछ एरिया है जहां पे शॉर्टेज है, वहां पे रिसोर्सेज पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग रिसोर्सेज है और उन सभी को एक जगह पे लेकर जाने के लिए हमें प्लान करना होगा। जहां पे रिसोर्सेज नहीं है वहां पे रिसोर्सेज को पहुंचाना होगा। बताओ, बिल्कुल, ताकि वहां पे रहने वाले लोगों को क्या हो? सहूलियत हो। सो कह सकते हैं कि इट हैज इंपॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया विच इज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। ये ध्यान रखना, इस चीज को आप समझ के रखना, पढ़ के रखना। क्योंकि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में जहां पे डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का, वहां पे हमें रिसोर्स को प्लान करके हर जगह पे सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज को पहुंचाना ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे। यहां पे जैसे आप यहां पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, इंडिया में कुछ एरियाज में मिनरल्स और कोल्स मिलेंगे, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा वाटर मिलेगा, कुछ एरियाज में सोलर और विंड एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, कुछ एरियाज में आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये आप पढ़ लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एरियाज में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये सभी चीजें एक जगह में है? क्या झारखंड में बहुत सारा
आपको विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के स्कोप मिल पाएंगे? तो नहीं, आंसर है नहीं। झारखंड में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का स्कोप नहीं मिल पाएगा। क्या झारखंड में क्या राजस्थान में आपको बहुत सारा वाटर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज मिल पाएंगे? तो आंसर इज नहीं। तो क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमें रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत है। दिस कॉल्ड फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। और बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इधर समझते हैं। वाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी, हमने अभी पढ़ा, ताकि जुडिशियस यूज हो रिसोर्सेज का, इन बैलेंस को रिड्यूस करें, यानी कि सारे हर एक एरियाज में रिसोर्सेज प्रॉपरली पहुंच पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, और कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन को के लिए आप कंजर्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट मल्टीपल लेवल। कैसे बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो? नेशनल लेवल पे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो जुडिशियस यूज को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को, ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मिले, इंटरस्टेट कोऑपरेशन कर सकते हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप शो कर सकते हो। अच्छा, फॉर्मुलेट जुडिशियस मतलब यानी कि आप इस तरीके से उसको यूज करोगे ताकि हर इंसान को वो इक्वली क्या हो, एक्सेस हो, ठीक है, उसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग काउंट करेंगे। और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेट कराओगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे। इस तरीके से आप स्टेट लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग को प्लान कर सकते हो, और रीजनल लेवल पे आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। लोकल लेवल पे आप कम्युनिटी पीपल के साथ मिलकर क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज प्लानिंग कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग है बेसिकली रिसोर्सेज का साइंटिफिक, क्या है, रिसोर्सेज का साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और जुडिशियस यूज करना। रिसोर्सेज का कैसा यूज करना? साइंटिफिक, रिसोर्सेज का साइंटिफिक, रिसोर्सेज का साइंटिफिक, रिसोर्सेज का कैसा यूज करना? रिसोर्सेज का साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और जुडिशियस यूज करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, रिसोर्सेज का साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और जुडिशियस यूज आपका क्या होता है, ये आपका रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? होप सो कि आपको रिसोर्स प्लानिंग के बारे में समझ में आया। प्लानिंग क्या है? ताकि हम चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन रिसोर्सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंडिया में रिसोर्सेज क्या नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिसोर्स प्लानिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि पहला, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे? देयर आर 3 स्टेप्स। हम लोग समझते हैं एक एक स्टेप को। देयर आर 3 स्टेप। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इंट्रोवरी ऑफ रिसोर्सेज। क्या है? आइडेंटिफिकेशन, समझना। जैसे मैंने बताया था ना, एग्जाम कोई क्रैक करना है तो उस एग्जाम को आइडेंटिफाई करो कि कौन से एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। एंड इन्वेंट्री, अगर खोज लिए और उसको इन्वेंट कर लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है आपका इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर दूसरा में आप क्या करोगे? प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करोगे। इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर को क्या करोगे? इन्वॉल्व करोगे। तीसरा है मैचिंग विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तीसरा क्या है आपका? नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो आपका होगा, नेशनल डेवलपमेंट प्लान, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ आप उसको मैच करोगे। नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या करोगे? उसको मैच करोगे। आप देखोगे कि क्या आपके जो रिसोर्सेज का
आइडेंटिफिकेशन या प्लानिंग है वो आपके नेशनल डेवलपमेंट के प्लान के साथ है कि नहीं। चलिए एक एक करके समझते हैं इन तीनों स्टेप को, एक एक करके समझते हैं इन तीनों स्टेप को कि आखिर ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिसोर्सेज को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, समझोगे कि भाई साहब रिसोर्सेज है कहाँ, आइडेंटिफाई करोगे। इसमें क्या इंक्लूड होगा, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सपोज कि मान लो कि यहाँ पे एक एरिया है और इस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है और कैसे है। तो सबसे पहला काम आपका होगा सर्वे करना। लिख लेना, एनसीईआरटी के लाइन है ये सारी चीजें, मैं एनसीईआरटी के ही साथ चल रहा हूँ। एक भी चीज आप जब पढ़ोगे बुक तो आपको क्लियरली मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको याद होंगे, आपके एनसीईआरटी के बुक के लाइन से मैच करेंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 10th को ही पढ़ो अभी, ओके। सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, क्या करोगे, मैपिंग करोगे। अच्छा सर्वे क्या होता है, सब सर्वे करोगे यानी कि पहले आप पता करोगे कि क्या कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैप करोगे, यानी कि उसके डायरेक्शंस बताओगे कि हाँ मान लो कि मेरे को इस एरिया में यहाँ पे कोल मिला, तो आप अब उसकी मैपिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। क्या करना स्टार्ट कर दोगे, मैपिंग करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, फिर मान लो कि मेरे को यहाँ पे कोल मिला है तो कितनी क्वांटिटी में, मैपिंग किया, सर्वे किया, मैपिंग किया, अब क्वांटिटी निकाल रहे हो, क्वांटिटी फाइंड कर रहे हो कि कितना है, क्या 10 मिलियन टन है, 50 मिलियन टन है या 100 मिलियन टन है, कितना है आपका कोल यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देखोगे कि क्या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद आप क्वालिटी देखोगे कि क्वालिटी कौन सा है, क्वालिटेटिव अप्रोच लगाओगे, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होगा, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी कि उसमें क्वांटिटी देखोगे कि कितना है, 10 मिलियन टन, 50 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 1000 मिलियन टन, इस तरीके से। और एक आप देखोगे कि क्वालिटेटिव कि क्वालिटी में है, क्या A1 क्वालिटी है या फिर B1 क्वालिटी है या फिर नॉर्मल जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिलता है वैसी क्वालिटी है या फिर हाई क्वालिटी है। इस तरीके से आप उसकी एस्टिमेशन लगाओगे, ठीक है। ये आपका होता है आइडेंटिफिकेशन, पहला स्टेप। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है पहला स्टेप। ओके नेक्स्ट, उसके बाद गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करते, अच्छा चलो एग्जांपल के तौर पे, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि किस स्टेट में कितना कोल है और कितना आयरन ओर है और कितना अंडरग्राउंड वाटर है। ये क्या है, सिंपली आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया ना अभी, ओके। अब स्टेप 2 को समझते हैं, क्या समझते हैं स्टेप 2 को, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना। अब गवर्नमेंट प्लानिंग बनाती है कि प्लानिंग में इंक्लूड होता है जैसे कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मान लो कि कोल आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसके लिए कौन से टेक्नोलॉजी की यूज करोगे, यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। खर्चे भी ज्यादा नहीं होने चाहिए ना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप देखोगे कि स्किल्ड पीपल आपको मिल रहे हैं कि नहीं, स्किल्ड पीपल भी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि आपको नॉर्मल पीपल के पास अगर स्किल नहीं रहेगा तो कैसे आपके जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और क्या बनाओगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अच्छा एक बात बताओ, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की क्यों जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप से क्या होगा कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मकान बना रहे हो आप, ठीक है। आप एक मकान बना रहे हो, जब आप एक मकान बना रहे हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया लेबर को कि मैं आपको मटेरियल लाकर दे रहा हूं और आप मेरा मकान तैयार कर दो जल्दी। इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये जो मिस्त्री है ये जो काम कर रहा है, ठीक है, आपने इसको सप्ताह में 7 डेज पे या फिर 10 डेज पे पेमेंट करना स्टार्ट किया, तो ये आपको रेगुलरली आकर काम कर रहा है। मान लो कि इसने जो लेबर्स हायर कर रखे हैं, ठीक है, उसके लिए वो डेली उनको पैसा दे रहा है, डेली उसको पेमेंट कर रहा है। तो जब वो डेली पेमेंट कर रहा है तो क्या क्या गारंटी है कि वो लोग एब्सेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पैसा रोज मिल जा रहा है, इनके ऊपर किसी प्रकार का बाउंडेज नहीं है,
किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है कि आपको आकर करना ही है, तो ये मकान बनने में टाइम लग जाएगा। मान लो मैंने एक कंपनी बनाया और मेरा काम है कंस्ट्रक्शन करवाना। अब मैंने वर्कर्स को हायर किया, मैंने वर्कर्स को क्या किया, हायर किया, उनको जॉब दिया, सिक्योर जॉब। मैंने उनको सारे फैसिलिटीज दिए और बोला कि आपको सैलरी 30 दिन पे मिलेगा, और अगर आप छोड़ते हो बीच में तो आपको सैलरी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर आपको एक आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन। तो ये लोग बाउंडेड हो गए ना, ये जो लेबर है, इनको अब मुझे छोड़ने के लिए कम से कम एक 30 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा ताकि मैं इनको रिप्लेसमेंट लाऊं। तो मेरा जो काम होगा, मैं जो कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा वो जल्दी होगा। वो किसकी वजह से हो रहा है? इंस्टीट्यूशन की वजह से। इस तरीके से इसीलिए हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए, ताकि जो प्लानिंग है उसकी एग्जीक्यूशन जो होगी तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्यों क्यों इंस्टीट्यूशन चाहिए? ताकि प्लानिंग जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाए, प्लानिंग में किसी प्रकार का कोई इश्यू ना है, वर्कर प्रॉब्लम ना हो, पीपल का प्रॉब्लम ना हो, स्किल पीपल जो है वो हमारे साथ बने रहे। क्लियर है मेरी बात? ओके। स्टेप नंबर 3, मैचिंग विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 क्या है? मैचिंग विथ क्या है? मैचिंग विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। सो अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। रिसोर्स का डेवलपमेंट देश के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल। रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होगा, रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होगा वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के अकॉर्डिंग होना चाहिए, देश के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। जैसे सपोज कि मान लो अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी में है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे लिए कार्बन का इमिशन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बिना फैक्ट्रीज रन किए, फैक्ट्रीज को रन कराना, उनसे कार्बन तो निकलेगा ही। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हम कार्बन को इमिट नहीं कर सकेंगे, करेंगे, क्योंकि हमारा तो अभी देश ग्रो कर रहा है ना, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ये कोल जलाना, कार्बन का यूज कराना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो अप्रोच होगा रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, वो नेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नेशन के साथ चलना चाहिए। ठीक है? तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब कि हम किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है डेवलपमेंट के। ठीक है? उस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। समझ आ रहा है? अब चलिए यहां पे देखते हैं, जैसे कि यहां पे समझते हैं जर्नी ऑफ हम अपनी जर्नी देखते हैं कि हम कैसे स्टार्ट किया है। हमने 1915 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ स्टार्ट किया। सॉरी, 1915 नहीं, 1991 में, 1951 में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकाला, जिसमें हमने फोकस किया उसके बाद कुछ समय बाद एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। यहीं पर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिससे कि हमने अपने फार्मिंग सेक्टर को, या फिर कहा जाए तो प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रेंथन किया था। फिर जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बने, हम फैक्ट्रीज के तरफ आगे बढ़े। हम लोग क्या किए? इंडस्ट्रीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़े। फिर जब हमने यहाँ पे कुछ अचीव कर लिया तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़े, इंप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़े, और आज हम लोग 2000 के बाद सस्टेनेबल और बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इमेजिन करो, 1951 में हमारा देश आजाद हुआ, हमने 5 ईयर का प्लानिंग किया, हमने 5 ईयर का टारगेट लिया कि हम पहला 5 ईयर में मान लो कि एग्रीकल्चर करेंगे, उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम लोग इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में कुछ काम किया, हमने यहाँ पे सक्सेस पाया, तो हम लोग अब बात काम करेंगे किस पे? हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। और जैसे टेक्नोलॉजी आने लगा, अब हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आ गए, डेवलपमेंट हो गया, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे लिए भी फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को सेव करना इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा तरीका है किस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना कि टेक्नोलॉजी, स्किल वर्कर और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को किस तरीके से यूज में लाना, मैच करना नेशनल डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट को ओवरऑल मैच करना। जैसे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान और नेशनल डेवलपमेंट प्लान साथ में रहना चाहिए।
एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी रीजन को डेवलप होने के लिए जो है रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जहां पे रिसोर्सेज नहीं है वो रीजन डेवलप नहीं है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूँ। रिसोर्सेज चाहिए किसके लिए? रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्स चाहिए डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जिस एरिया में रिसोर्सेज नहीं है वहां पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। वहां पे भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए इस स्लाइड को देखिए, यहां पे देखिए। कुछ जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और रिसोर्सेज विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी नहीं है वहां पे डेवलपमेंट में दिक्कत होगा। जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है वहां पे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। रिच इन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जैसे कि कुछ ऐसे जगह है जो कि जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स है, कोल है, फॉरेस्ट है, वाटर है, ठीक है, लेकिन वो लोग इकोनॉमिकली पीछे हैं। अफ्रीका, अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत है लेकिन अफ्रीका जो है पूरी तरीके से पीछे है। जैसे उसके पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, स्किल्स की कमी है और बहुत ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे रिसोर्सेज तो उतना नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड एरिया है। लाइक स्किल्ड लेबर वहां पे मिलेगा, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस अच्छे अच्छे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से ये लोग क्या हो जाते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, स्किल्ड वर्कफोर्स और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जिनके पास रिसोर्सेज नहीं भी है वो रीजन भी क्या हो जा रही है? डेवलप हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि जहां पे रिसोर्सेज है उस एरिया को भी डेवलप होना चाहिए। और उसको कैसे हम लोग डेवलप करेंगे? तो इसको यहां से समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिसोर्सेज अलोंग डू नॉट गारंटी डेवलपमेंट, ये बात याद रखना कि रिसोर्सेज सिर्फ आपको डेवलपमेंट की आश्वासन नहीं देती है, बल्कि आपको टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, स्किल एंड प्लानिंग की क्या होनी चाहिए? प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तब जाके आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या कर पाओगे? अपने लोगों तक पहुंचा पाओगे। जैसे यहाँ पे कुछ राज्यों का आपके पास एग्जाम्पल है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। झारखंड के पास कोयला है, आयरन है, बक्साइट है, माइका है, फॉरेस्ट है, ये बहुत कुछ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पास भी कोल है, बक्साइट है, डोलोमाइट है, ठीक है, फॉरेस्ट भी है। और ओडिशा के पास भी आपके पास रिसोर्सेज है, मिनरल्स है। लेकिन ये जो स्टेट है ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड रीजन है। क्यों है? क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर क्वालिटी की है, पुअर कनेक्टिविटी है, इनके पास नेटवर्क नहीं है सही। नेटवर्क किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। इंडस्ट्रीज की बहुत कमी है। इंडस्ट्रीज नहीं है तो चीजों में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। वैल्यू एडिशन क्या है समझेंगे हम लोग। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, स्किल कम है, तो यहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देखने को मिल रहा है। पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इश्यूज है। इंस्टीट्यूशंस यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे इनका लेजिस्लेचर हो गया या फिर और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये भी वीक है। बेनिफिट ऑफ रिसोर्सेज डू नॉट रीच टू लोकल पीपल, यानी कि जो लोकल पीपल है उन तक रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहा जाए तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजन के बारे में जो इकोनॉमिकली क्या है? डेवलप्ड है, भले उनके पास रिसोर्सेज क्या है? पुअर है। जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया और दिल्ली एनसीआर हो गया। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा किसी प्रकार का कोई बड़ा माइन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गुजरात बहुत डेवलप है। लिमिटेड मिनरल्स है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, लेकिन हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, बहुत ज्यादा प्रोस्परस है। इंडस्ट्रीज भी बहुत सारा गुजरात में है। पंजाब में भी आपको लिमिटेड मिनरल्स दिखेगा, बट हाईली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और इंडस्ट्रीज में ये एक्टिव है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है पंजाब में, वो भी डेवलप्ड है। दिल्ली एनसीआर में भी आपको देखने को मिलेगा नेचुरल रिसोर्सेज में लिमिटेड है, बट सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज और ट्रेड बहुत ज्यादा हाई है। तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि इनके पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी अच्छी है,
बेटर एजुकेशन है, स्किल और टेक्नोलॉजी भी इनके पास क्या है, बेटर है। इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहां पे जो गवर्नेंस है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से डिसीजन ले रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस और इवोल्यूशन ये बहुत ही अच्छे से और तरीके से हुए हैं। रिसोर्सेज का सब इफिशियंट यूज हुआ है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा वहां पे मार्केट्स में अट्रैक्ट किए गए हैं। इस वजह से ये रीजन क्या है, डेवलप्ड है। तो रीजन फॉर सच सिचुएशन, आप यहाँ पे इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो रिसोर्सेज रिच एरियाज हैं वो लेस डेवलप हैं। उनका रीजन क्या है, क्यों लेस डेवलप है, और जो रिसोर्सेज पुअर एरियाज है वो हाई डेवलप्ड है, तो ऐसा क्यों है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा, इंडिया के कोलोनाइजेशन आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से इन्वेडर्स ने इंडिया को अटैक किया, यहाँ से जो रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट किया और अपने देश में लेकर गए। तो ये सारी चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, आप एक बार देख लेना। इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल द डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन, जहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, और टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की वजह से इंडिया के डेवलपमेंट पर्टिकुलरली उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए था। खैर, एक चीज यहाँ पे है, समझिए। आपके पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, स्किल पीपल है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लायक हो। लायक इन द सेंस कि आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ये चारों चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? रिसोर्सेज थोड़ा सा भी हो लेकिन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पीपल और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जब ये चारों मिलता है तभी आप एक बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लाइफ देख सकते हो। देख सकते हैं इन द सेंस कि एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन का क्या मतलब है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन का क्या मतलब है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन है क्या? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, क्या मतलब है? रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना, यानी कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्स को वाइजली यूज करना, ठीक है। वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना। क्या करना? फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना, बचा के रखना भाई साहब। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब वाइजली यूज करना, वेस्ट कम से कम करना और फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना। क्लियर हो रहा है? तो समझते हैं वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। क्यों वाइजली यूज करना चाहिए? क्योंकि लिमिटेड है नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों वाइजली यूज करना चाहिए? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। क्यों फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए? क्यों वाइजली यूज करना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 200 बिलियन डॉलर, सॉरी 200 करोड़ था। 200 करोड़ नहीं, हाँ 200 करोड़, 200 करोड़ यानी 2 बिलियन था। आज पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड का है 800 करोड़, ठीक है, या 8 बिलियन, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है तो सबके लिए रिसोर्सेज चाहिए ना। 200 कहाँ 200 और कहाँ 800, 600 करोड़ में डिफरेंस। तो 600 करोड़ लोगों के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज, ये 600 करोड़ क्या बढ़ा रहे हैं? अल्टीमेटली डिमांड बढ़ा रहे हैं। इनको रिसोर्सेज चाहिए, तो इनके लिए भी हमें वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। अगर हम आज रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज नहीं बचेगा, तो ये फ्यूचर वाले हमारे जो बच्चे आएंगे वो हमें गाली देकर भर देंगे, बोलेंगे कि दादाजी पापा रिसोर्सेज को इतना वेस्ट बर्बाद कर दिए कि हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एक साथ चलना चाहिए। सिंपल, डेवलपमेंट क्या एक साथ होना चाहिए? डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एक साथ होना चाहिए भाई साहब, एक साथ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से फ्यूचर में डिमांड बढ़ रहा है, और फ्यूचर में डिमांड बढ़ रहा है तो हमारे ऊपर उसका प्रेशर है कि भाई साहब हमारे बच्चों के लिए बचा के रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखा हुआ है, गांधी जी के द्वारा बोली गई थी। गांधी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोली थी
कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी कि हमारे अर्थ पर अवेलेबल जितने भी लोग हैं उनके जरूरत के लिए, उनके नीड के लिए रिसोर्सेस पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई लालच करता है, कोई लालची है, कोई लालच करता है, तो उस लालच के लिए, उस लालची व्यक्ति के लिए कभी भी रिसोर्सेस में के क्या नहीं है, कभी भी रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मेरे लिए अगर 1 लाख रुपए आज मेरे पास है, 1 लाख, तो मैं चाहूंगा कि ये कल 5 लाख हो जाए। फिर मैं चाहूंगा कि 5 लाख हो गया, एक काम करते हैं 50 लाख कर लेते हैं। 50 लाख जब हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि 1 करोड़ कर लेते हैं। 1 करोड़ होगा तो मैं सोचूंगा 10 करोड़ कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना मेरा मन नहीं भर रहा है। आई वाज लाइक थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ये हो जाता है ग्रीड। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको ग्रीड कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, पर्सपेक्टिव अपना रखा था कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। समझ गए? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और हाँ, ये जो मैंने बताया ना, ये लाइन थोड़ा सा याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है समटाइम्स। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस हूं। चलिए कंजर्वेशन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को। कंजर्वेशन कैसे करेंगे? जैसे कि पहले मैं कंजर्वेशन मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद हम लोग स्लाइड में बात करेंगे। पहला जो कंजर्वेशन मेथड होगा, कंजर्वेशन मेथड, कंजर्वेशन मेथड क्या क्या हो सकता है? पहला अननेसेसरी यूज को कम करना, पहला हो जाएगा रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना है? अननेसेसरी यूज। जो बेफिजूल का यूज है ना, उसको कम करो। मान लो कि आपके पास फिजूल के खर्चे महीने में 5,000 रुपए हो जा रहे हैं। अगर आप 5,000 फिजूल के खर्चे कम कर दोगे तो आप पैसे सेव, वेस्ट को, जो वेस्ट हो रहा है आपका, उसको सेव कर लोगे 5,000। हाँ बिल्कुल। ओके, रीयूज प्रोडक्ट्स। फिर क्या कर सकते हैं? दूसरा, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज प्रोडक्ट को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। हाँ, रिसाइकल कर सकते हैं। तीसरा, रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं मटेरियल को। चौथा, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अगर जंगल कट रहे हैं तो जंगल काटना अगर हमारे लिए जरूरी है तो पेड़ पौधे लगाना जो उतना ही ज्यादा जरूरी होगा, तो एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। तीसरा, पांचवा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पांचवा क्या हो सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बारिश के पानी को बचाएंगे और उसका प्रॉपर पैटर्न के साथ, प्लानिंग के साथ यूज करेंगे तो हमारे लिए कंजर्वेशन मेथड में आएगा। छठा, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का क्या यूज कर सकते हैं? सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। पब्लिक को बोलेंगे कि भाई साहब देखो, रिसोर्सेज किस तरीके से सेव करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? यानी कि कंजर्वेशन कहां से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करो। सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्यूल, रिड्यूस यूज। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। यानी कि सबसे पहले हम लोग अपने घर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पानी बचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे, फ्यूल को बचाएंगे, रिड्यूस करेंगे फ्यूल का यूज करना, रीयूज करेंगे बहुत सारे, और रिसाइकलिंग के लिए भी वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग देंगे। फिर हम लोग कम्युनिटी यूज करेंगे, जैसे प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को, कि वाटर बॉडीज को, कॉमन प्रॉपर्टी को, जो कि सरकारी प्रॉपर्टीज है, हम लोग सब लोग मिलकर। इंडस्ट्रीज में कैसे चीजों को कंजर्व किया जा सकता है? क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। क्लीन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि जहां से कार्बन इमिशन कम हो, लेस कार्बन इमिशन हो, लेस क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल पे चले, ये ज्यादातर रीयूजेबल एनर्जीज पे चले, जैसे सोलर एनर्जी पे चले। हाँ, वेस्ट को रिड्यूस करें और एफिशिएंसी को बढ़ाएं। ठीक है, और गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज बनाकर, अवेयरनेस जगाकर और सस्टेनेबल यूज को इंश्योर करके रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। सेव वाटर, सेव ट्री, रिड्यूस वेस्ट, सेव एनर्जी एंड सेव आवर
फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन क्या है। अच्छा, इरेशनल कंजर्वेशन लीड टू, अगर मान लो आप कंजम्पशन कर रहे हो बिना बहुत ज्यादा, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहले भी हम लोग बात कर सकते किए हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा, डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज का होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी। अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, गरीब लोग थोड़ा सा अमीर होंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए एक और बात गांधी जी की हम बात कर लेते हैं। गांधी जी हमेशा मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट हैं। ठीक है, गांधी जी वाज लाइक के एक बड़ी फैक्ट्री बहुतों के लिए नहीं बनाए, बल्कि बहुत लोग सबके लिए बनाए। इसीलिए उन्होंने खादी का, या फिर कहा जाए कि सेल्फ रिलायंस के बारे में बात किया था, लोकल लेवल पे बात किया था। यह लाइन याद रखना कि प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन नहीं, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि एक बड़ी फैक्ट्री बहुत लोगों के लिए बना रही है कपड़ा, नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर उस प्रोडक्शन को अपने लोकल लेवल पे कुछ लोगों के लिए करें, ताकि सारे लोग क्या हो पाए, अच्छे से सरवाइव कर पाए और कंजर्वेशन हो पाए। अगर एक बड़ी कंपनी कर रही है तो क्या हो रहा है, बड़ी कंपनी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी और सभी लोगों को उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी लोग मिलकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी ज्यादा शो होगा, इक्वलिटी दिखेगा। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने आज के क्लास में पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग। चलिए ध्यान से देखें। पहला हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्या है। तीसरा हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या है। चौथा हमने पढ़ा रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर रीजन में क्या डिफरेंस है और कैसे डेवलपमेंट हो रही है रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर रीजन्स में। फिर पांचवा हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या पढ़ा हमने, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। छठा हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी का व्यू और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी महात्मा गांधी जी का व्यू और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमने चीजों को आगे किया और होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।